हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है और इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है डाट डाट है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डाट डाट है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो पहला वाला ऑप्शन है कारण परिणाम का विश्लेषण, या केंद्रीय, या विकेंद्रीय, या पारगमन। तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक मुख्य विशेषता केंद्रीय यानी कि केंद्रीकरण है और यह बच्चे की किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे पहलुओं को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केंद्रीय। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डाट डाट और सोच डाट डाट है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में तो वृद्धि डाट डाट और सोच डाट डाट है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है और देखिएगा यहाँ पे, जबकि मध्य बाल्यावस्था में तो वृद्ध स्थिर है और सोच जो है तो तार्किक है। अगला है स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी तार्किक। या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्ध स्थिर है और बुद्धि तार्किक है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में तो वृद्ध धीमी है और आत्म केंद्रित है। ये ऑप्शन नंबर फोर्थ है, धीमी, तार्किक, स्थिर और आत्म केंद्रित है। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्ध जो है तो धीमी है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्ध स्थिर है और सोच तार्किक है। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में बच्चे की वृद्धि दर जो है तो वो धीमी हो जाती है और इस अवस्था में बच्चे की सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है और वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, जबकि मध्य बाल्यावस्था जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है तो इसमें वृद्धि स्थिर रहती है और बच्चा तार्किक सोच विकसित करने लगता है और वह कारण कार्य संबंध समझ सकता है और दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करने लगता है। इसलिए आपका विकल्प ए सही हो जाएगा कि धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित और स्थिर तार्किक, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्ध धीमी और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में तो वृद्ध स्थिर और सोच तार्किक हो जाती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामी कौशल है। तो स्थूलगामी कौशल कौन सा है? बुनाई है, तैरना है, या एक कागज पर वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना है। तो देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो देखिए, स्थूल गतिक कौशल है तैरना। क्या है? तैरना। अब स्थूल गतिक कौशल क्या होता है? तो स्थूल गतिक कौशल जो है तो कौशल में शरीर के बड़े मांसपेशी समूहों जैसे हाथ, पैर, धड़ का समन्वित उपयोग करना होता है। अब तैरने में पूरे शरीर की बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं और यह एक स्थूल गतिक कौशल है क्योंकि इसमें हाथ, पैर और धड़ का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डाट डाट और डाट डाट सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भौतिक वृद्धि और विकास के किस सिद्धांतों
विकास के डॉट डॉट और डॉट डॉट सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो एकीकरण विभेदीकरण का पालन करते हैं, या शीर्षगामी समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर का पालन करते हैं, या समीपस्थ शीर्षगामी, ये है ऑप्शन नंबर 3 में, या विभेदीकरण यानी कि जिसे कहते हैं सरल से जटिल, या एकीकरण जिसे कहते हैं जटिल से सरल, इसका पालन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि भौतिक वृद्धि और विकास के 2 प्रमुख सिद्धांतों का पालन करते हैं। शीर्षगामी यानी कि सिर से पैर तक, और समीपस्थ यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो शीर्षगामी देखिएगा यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन, कि भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी यानी अवरोही, और डॉट डॉट कहा जा रहा है, तो डॉट डॉट के लिए हो जाएगा समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार के पास किस तरह की बुद्धि होती है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास भाषिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, या द्विवस्थ अंतः बुद्धि होती है, या अंतः व्यक्ति और द्विस्थानिक बुद्धि होती है, या अंतर्वैयक्तिक भाषिक बुद्धि होती है। ये है ऑप्शन नंबर 4 में। तो देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि प्रमुख होती है, जिसमें दार्शनिक में आत्मचिंतन की बुद्धि, दार्शनिक में जो है तो आत्मचिंतन की बुद्धि, और मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि अधिक पाई जाती है। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि दार्शनिक यानी गहन आत्मनिरीक्षण करता है और अपनी भावनाओं और विचारों को समझता है, और यह अंतः व्यक्ति बुद्धि का लक्षण है, ठीक है। जबकि मूर्तिकार जो होता है तो ये त्रिआयामी आकृतियों की कल्पना करता है और अनुपात और स्थानिक संबंधों के साथ काम करता है, और यह द्विस्थान यानी स्थानिक बुद्धि का उदाहरण है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो पहला वाला ऑप्शन है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर बल देता है, या सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है, या 4th वाला ऑप्शन देखिएगा कि एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर बल देता है। तो देखिए कि अधिगम अनुभवात्मक अधिगम, तो अनुभवात्मक अधिगम जो है ये आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। देखिएगा यहाँ पे कि अनुभवात्मक अधिगम में शिक्षार्थी स्वयं कार्य करता है और फिर अपने अनुभव पर विचार करता है और निष्कर्ष निकालता है, और इसका मुख्य बल आलोचनात्मक प्रतिबिंबन यानी कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर होता है, क्योंकि अनुभव को समझने और सीखने के लिए गहन चिंतन आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे आपका विकल्प जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी आलोचनात्मक चिंतन प्रतिबिंबन के महत्व पर। अनुभवात्मक अधिगम पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस पर बल देता है, तो ये देता है आलोचनात्मक चिंतन प्रतिबिंबन के महत्व पर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना,
तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4 की उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है कि ए और आर दोनों सही है, वो गलत है। या फिर अगला वाला देखिएगा कि ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो यहाँ पे आपका ए सही है क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका कारण आर भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो अधिगम के दौरान ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि योगदान नहीं देती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है संगठन, सेकंड है वर्गीकरण, थर्ड है वैचारिकता तथा ऑप्शन नंबर 4 है गैर प्रासंगिकरण। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गैर प्रासंगिकरण। अब अधिगम में सूचना को समझने याद रखने के लिए संगठन, वर्गीकरण और वैचारिक जैसी प्रक्रियाएं सहायक होती हैं जबकि गैर प्रासंगिकरण संदर्भ से अलग है और यह अधिगम में बाधा डालता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। सेकंड है क्रिया की परिभाषा क्या है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदली है। सो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।